हमेशा की तरह मैं आज भी बरामदे में बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त थी। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए एक लाइन में खड़े थे। बस ऐसे ही अचानक मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया, जो एक पत्थर पर बैठे हुए थे। घुंघराले बाल पर सारे कपड़े साफ सुथरे। पहले मुझे लगा वह एक भिखारी है, लेकिन कुछ देर बाद उनको देखने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया कि वह एक भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और वह बैसाखी के सहारे चलते थे। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा अंदाज़ा गलत था। वह बुजुर्ग आदमी एक भिखारी ही है। मुझे उस बुजुर्ग से बात करने की बड़ी उत्सुकता हुई, तो मैं उनके पास जाने लगी। फिर मुझे कुछ लोगों ने पीछे से आवाज़ लगाई, डॉक्टर, उनके करीब ना जाएं, वह बूढ़ा पागल है। मैं सबको अनसुना करती हुई आगे बढ़ती गई। मुझे लगा जैसे वह सबसे कुछ न कुछ मांग रहे हैं। वह मुझसे भी कुछ न कुछ मांगेंगे, लेकिन इस बार मेरा अंदाज़ा फिर से गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाए। मैंने उनसे पूछा, आपको कुछ शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से चल दिए और बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन राइट आई। इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर मैं भौचक्की रह गई। फिर मैंने उनकी आंखें देखीं। मैंने देखा कि उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। तो मैंने उनको बताया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वह बोले, ओह कैटरेक्ट, आई हैड कैटरेक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। वो हंसे और फिर हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ओह नो डॉक्टर, वाई वुड आई, सो सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। मैंने कहा, हर्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, समझ कर भी क्या करोगी डॉक्टर? चलो हम दोनों वहाँ चलकर बैठते हैं, वरना लोग मेरे साथ तुम्हें भी पागल कहेंगे। वहाँ पास में ही एक बेंच थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई हैव स्पेशलाइजेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यह कहते हुए उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की और कहा, मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरे पैर मशीन में फंस गए और यह बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम सौंपी। उसके बाद घर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और खोली। मैं सोच में पड़ गई और बोली, बाबा, तो फिर
आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग बोले। मैं किस्मत का शिकार हूँ बेटा। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम यहाँ रह गए। ऐसा कहकर वह हंसने लगे। हंसना भी इतना दयनीय हो सकता है, यह मैंने पहली बार अनुभव किया। मैं बोली, लेकिन आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारें वहाँ पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की और ताकते हुए वह बोले, लात कहाँ और कैसे, बताओ तो। उनकी बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गई। मुझे खुद बुरा लगा। फिर मैं बोली, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। वह बोले, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये सैलरी भी मिलती है। मेरे अब बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली, तो फिर आप यहाँ कैसे? वो बोले, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने 1 साल में टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, वह उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ। शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। मैंने आश्चर्य से पूछा, अभी तो आपने बताया घर में आप और आपकी पत्नी हैं, फिर ऐसा क्यों कहा 3 के लिए खाना बनाते हो? उन्होंने बोला, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था। उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा और 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया। तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वह भी हमारे साथ ही रहती है। मैं सोच में पड़ गई। इनका तो खुद का ही बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं है, घर बार भी नहीं। जो था वह बेटा बेचकर चला गया और यह आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। मैंने सोचा, कैसे इंसान हैं। कुछ देर बाद मैंने पूछा, बेटा अपने रास्ते चला गया, आपको ठोकरें खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर, अरे वह सब तो उसी के लिए कमाया था। जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन लेने का यह कौन सा तरीका हुआ भला? मैंने कहा, सब कुछ ले लिया, यह तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहाँ आते हो। उन्होंने कहा, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में मैं सब में कुछ मैनेज कर लेता हूँ। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख के पैसे के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वह मैं रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैं फिर से सोच में पड़ गई कि इनका खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और यह खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखों से आंसू आने से नहीं रोक पाई। भरे गले से मैंने पूछा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हो? उन्होंने कहा, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है।
मैं मुस्कुराई और बोली, और अगर उन्हें पता चल गया कि 5 से 7 आप भीख मांगते हो तो? उन्होंने कहा, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी सहायता के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी। उनकी बात पर मुझे हंसी भी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गई और बोली, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवा दे तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बोला, नहीं डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करती हैं, माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी को भी तो भिखारी कहना हुआ। मैं अभी समर्थ हूँ, उनका बेटा हूँ, उन्हें कोई भिखारी कहे ये कहलवाना मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, अभी खाना भी बनाना है, मुझे नहीं बल्कि अपना बेटी समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। वह एकदम बोले, डॉक्टर, अब हम रिश्ते में नहीं पड़ते, एक चला गया है छोड़कर, आप मुझे एक सपना दिखाकर कल तुम भी छोड़ जाओगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी बैसाखी लेते हुए जाने लगे और जाते हुए अपना एक हाथ सिर पर रखा और मेरी आंखें भर आईं। ममता में आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। शब्दों से तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए हुए हर रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फिरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हो सकते हैं। उन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत होते हैं। दुनिया को देखने का अपना नज़रिया बदलें, हमेशा अच्छा सोचें, हालात का हिम्मत से सामना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।